बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हाजिर लेक्चर सीरीज के इस प्रोग्राम में तमाम हाजिरीन का खैर मकदम है। आज का टॉपिक हमारा है मिजाज या टेम्परामेंट। तिब्बी नुक्ते नज़र से टेम्परामेंट या मिजाज बहुत ही अहम टॉपिक है, और जितने भी हम अमराज या दवाइयाँ या उसका इलाज जब भी करते हैं तो उसके अंदर मिजाज का एक बहुत अहम रोल होता है। अगर हम इसको ना समझें और इसके बगैर ही इलाज करने में कोशिश करें तो उसमें कहीं ना कहीं हमें फेलियर भी सामने दिखता है। बहुत सारी दिक्कतें आपको नहीं समझ में आती, तो वहां पर हम इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज के इस मिजाज को समझने की कोशिश करेंगे मेनली कि मिजाज क्या है और उस मिजाज के ताल्लुक से आप क्या क्या चीजें समझना चाहिए। पहले हम ये देखें कि जो हमारा पिछला वाला लेक्चर था उसमें हमने अरकान के ऊपर जिक्र किया था, एलिमेंट्स, जहाँ बहुत सारे अरकान होते हैं। अरकान में तमाम चीजें हैं। एक छोटी सी मिसाल, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन दोनों मिलके पानी बनाते हैं। तो जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके पानी बनाते हैं, लेकिन अगर आप इनकी जाए तो उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो जलने में मदद करती हैं। हाइड्रोजन भी बहुत जलती है और ऑक्सीजन भी जलने में मदद करती है, लेकिन जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, पानी बन जाता है, तो यही चीज उसको पानी आग को बुझाने का काम करती है। ये एलिमेंट्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। अब इसकी मेन आप डेफिनेशन पे देखें, हालांकि हम बहुत ज्यादा थ्योरी वाले पार्ट पर नहीं जाएंगे क्योंकि हम प्रैक्टिकल चीजें देखना चाह रहे हैं, प्रैक्टिकली ही हम उसको सामने रखना चाह रहे हैं। तो इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि अनासिर के जो छोटे छोटे अज्जा हैं, जब आपस में मिलते हैं और उनके मिलने के बाद में उनकी जो कैफियत होती हैं उनमें एक्शन और रिएक्शन होता है, जिसको हम फेल और इनफियाल कहते हैं। ये फेल जिसको हम फेल और इनफियाल कह रहे हैं, ये वाला हिस्सा एक्शन एंड रिएक्शन कहलाता है। एक्शन एंड रिएक्शन, जब भी इनके अंदर एक्शन रिएक्शन होगा, उसके नतीजे में जो तीसरी और नई कैफियत पैदा होती है, जो है उसी ये जो मिजाज वाला कंसेप्ट है यहाँ से समझना जरूरी है, क्योंकि मिजाज तब तक समझ नहीं आएगा जब तक अरकान को हम यहाँ लेकर नहीं आएंगे। तो जितने भी अरकान हैं वो आपस में मिलते हैं, उसके बाद एक मिजाज पैदा होता है। अब माइक ऑन है, आप उसको माइक को अनम्यूट कर लें। हेलो जी। तो इसके अंदर मिजाज की कैफियत, अब ये चीज देखेंगे कि मिजाज एक कैफियत का नाम है। जो भी मिजाज है वो एक कैफियत है, और इसको हम इस कैफियत को कैसे पहचानेंगे, उसमें क्या क्या चीजें देखने वाली होती है, उसके बारे में हम अभी अभी बात करते हैं। ये बात भी ध्यान में रहनी चाहिए हमारे कि जितने भी हमारे मिजाज हैं, चाहे वो गर्म खुश्क हो, सर्द खुश्क, चार तरह के जो मिजाजी कैफियत पाई जाती हैं, या कैफियत फाइला और कैफियत मुनफैला पाई जाती हैं। हम इस मिजाज के अंदर उन एलिमेंट की जो कैफियत होती है, वो मिजाज उसी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा कि अनासिर के छोटे छोटे अज्जा, अब उन अज्जा की अपनी एक कैफियत होगी। उस कैफियत के मिलने से जो एक नई कैफियत पैदा होती है, हम उसको मिजाज कहते हैं। तो मिजाज बेसिकली कैफियत का ही नाम है। अगर हम दूसरी चीज सामने रखें कि तमाम जितने भी दुनिया के अंदर जो भी चीजें मौजूद हैं, तमाम चीजों का हर एक जानदार का अपना एक मिजाज होता है। चाहे वो पेड़ पौधे को ले लें हम, चाहे वो दवाइयों को ले लें, चाहे जितने भी जानवर हैं उनको ले लें, किसी को भी सामने रख के लें, तो इन तमाम हर एक चीज का अपना एक मिजाज है। इवन ये कि जो रंग है उनका अपना मिजाज है, मौसम होता है उसका अपना एक मिजाज है, दिन है उसका भी अपना एक मिजाज है। तो इस तरह से मिजाज का मसला इतना टिपिकल सा है, थोड़ा सा जो समझने में थोड़ा मुश्किल मुश्किल पैदा करता है, लेकिन इंशाल्लाह हम उसको बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो हर जिस दुनिया के अंदर पाई जाने वाली हर चीज का एक मिजाज है, और अगर हम तमाम चीजों को सामने रखें तो तमाम मिजाजों में सबसे ज्यादा मोतदिल मिजाज इंसान का है। तो इसलिए उसको अशरफुल मखलूकात भी कहा गया कि उसके अंदर वो मोतदिल मिजाज
वो मिजाज जो इंसान के अंदर पाया जा रहा है, ऐसा मिजाज दुनिया में किसी भी चीज का मौजूद नहीं है। इसलिए इंसान एक अशरफुल मखलूकात में रखा गया है। अगर इस तरह का मिजाज किसी और का भी होता, बिल्कुल उसी तरह का, तो वो इंसान भी सोच, वो जानवर या वो जानदार भी सोचने समझने की कुव्वत रखता, बोलने की कुव्वत रखता, कुव्वत फैसला उसमें होती, देखने की कुव्वत होती। हालांकि बहुत सारी खूबियां बहुत सारे जानवरों में होती हैं, लेकिन सोचना समझना, फैसला लेना, बोलना, अपना कम्युनिकेशन करना, ये तमाम चीजें वहां पर मौजूद नहीं होती। तो इन इन चीजों को जहन में रखकर हमें ये चीज तो हमारी समझ में आ जाती है कि तमाम मिजाजों में ज्यादा मोतदिल इंसान का मिजाज होता है। जितने भी जानदार हैं उन सब में है। अब इस मिजाज के बारे में एक बात तो आपने ये समझ ली कि इंसान के मिजाज बनता कैसा है। अब उसके बाद में दूसरी चीज आती है, क्योंकि हम अब प्रैक्टिकली या हम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करेंगे, तो वहाँ हमें समझ में ये समझना भी पड़ेगा कि आज़ा का मिजाज क्या होता है। जितने भी आज़ा हमारे जिस्म के अंदर पाए जा रहे हैं, उन आज़ा का मिजाज क्या है। तो उन आज़ा के मिजाज में आप देखेंगे कि क्योंकि ये इस वजह से भी जरूरी है कि जब हम इलाज करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन से उज़ू का इलाज कर रहे हैं, उस उज़ू का मिजाज क्या है। अगर हमें उस उज़ू का मिजाज पता होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उसमें दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर मैदा है, मैदे का मिजाज हार है, अगर हमें पता होगा कि हार मैदे का मिजाज हार है, अब वो किस तरफ डेविएट हो सकता है, क्या वो हरारत की तरफ बढ़ गया या गुदत की तरफ चला गया। अगर वो हार है, हमें की दवाइयाँ वहां पर इस्तेमाल करनी है, ये हमें जानना जरूरी है। इसी तरह से अमराज बारिदा जो होते हैं, वो खास तौर से उन अ, आज़ा के अंदर होते हैं जो मिजाजन बारिद होते हैं। तो मौसम के एतबार से, खाने पीने के एतबार से जो चीजें भी इस्तेमाल की जा रही हैं, उन तमाम का असर जिस्म के ऊपर पड़ता है। और जिस्म के अंदर पाए जाने वाले वो तमाम आज़ा जो जिन चीजों से भी मिलकर बने हुए हैं, जिन अरकान से मिलकर बने हैं, उनमें उसी तरह के अमराज पैदा होते हैं। सबसे पहले हम देख लें कि मोतदिल मिजाज हमारे जिस्म में किस चीज का होता है। स्किन सबसे मोतदिल मानी जाती है, उसमें भी आपने किताबों में पढ़ा होगा, बहुत सारे उसके अंदर तफसील दी हुई है। हम सिर्फ मोटे तौर पर जो बेसिक चीजें हैं वो जहन में रहें, ताकि हम इलाज और मुआवजे के दौरान इन तमाम चीजों को हम अप्लाई कर सकें। तो इंसान की जिल्द या इंसान की स्किन सबसे ज्यादा मुतदिल है, और सबसे ज्यादा पहले स्किन ही हमें बताती है कि हाँ भाई बाहर के हालात क्या हैं। इसलिए अगर उसका मिजाज कुछ गर्मी की तरफ होता तो फिर दिक्कत हो सकती थी, या उसका मिजाज अगर सर्दी की तरफ होता तो भी दिक्कत हो सकती थी। तो इस तरह से ये मिजाज हमें जानना जरूरी है। दूसरी चीजें, आज़ाए हार्रा कौन से होते हैं। जो हार्ट, लिवर और मसल्स, ये आज़ाए हार्रा में शुमार किए जाते हैं। अमरा आज़ाए बारिदा में सबसे ज्यादा जो बारिद है वो हड्डी को माना गया, उसके बाद लिगामेंट, फिर नर्व्स और ब्रेन। इस तरह से किताबों में भी दर्ज है, और ये बात समझ में भी आने वाली है कि हड्डी के अंदर कैल्शियम है या अर्जी मादे जितने भी हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसके अंदर ये सबसे ज्यादा बारिद होती है। अगर हम आज़ाए रतबा की बात करें, जो रतब आज़ा होते हैं, वो उनके अंदर सबसे ज्यादा फैट, मसल्स और ब्रेन, इनके अंदर रतूबत पाई जाती है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई इंसान उसका वेट बढ़ता है या बॉडी के अंदर फैट बढ़ती चली जाती है, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो इंसान गुरुदत की तरफ चला जाता है। अगर उसका इस्तेहाला या उसका मेटाबॉलिज्म कम हो जाए, बॉडी की हीट कम हो जाए, तो बदन के अंदर चर्बी ज्यादा बढ़ने लगती है, या इंसान इतनी ज्यादा मात्रा में खाने लगे कि उसका इस्तेहाला ठीक ना हो, तो उसके अंदर भी चर्बी की मात्रा बढ़ती चली जाती है। इसलिए ऐसे लोग जो मोटे होते हैं, जिनके अंदर फैट कंटेंट ज्यादा होते हैं, वो मिजाजन बारिद कहलाते हैं। इसी तरह से जिस्म के अंदर जो उज्व है, जैसे हेयर्स हैं, बोन है या कार्टिलेज है, ये आज़ाए याबिसा कहलाते हैं। तो ये नाम हमें मोटे मोटे तौर पर हर जिस्म के हर एरिया में ये पता होना चाहिए कि किस जगह का मिजाज कौन सा है, कौन सा अज़ुव है, उसका मिजाज क्या है। अच्छा, इनको कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि अगर हमें ये नहीं मालूम कि ये कौन सा अज़ुव है, हारा है, मोतदिला है, बारिदा है, तो हम उसमें सिंपली ये देख लें कि उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी तादाद या उनकी मिकदार ज्यादा है, या नर्व्स की मिकदार ज्यादा है, या हड्डी की मिकदार ज्यादा है।
अगर किसी अज़ू के अंदर ब्लड वेसल्स या खून की रसद ज्यादा है तो वो आज़ाए हारा में शुमार होगा। अगर किसी किसी जगह पर नर्व्स ज्यादा है, नर्व्स का जाल बिछा हुआ है, पूरा प्लेक्सिस है, अगर नर्व्स की वहां तादाद ज्यादा है तो वो मिजाजन बारिद कहलाएगा। या अगर वहां पर हड्डी की मिकदार ज्यादा है, हड्डियां हैं या जो कार्टिलेजेस हैं, ऐसी चीजें, तो वहाँ यबूसत ज्यादा पाई जाती है। तो मोटे तौर पर जो चीजें हमें दिख रही हैं, जैसे हार्ट है, वहाँ खून की भी अपनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, उसके अंदर खुद खून भरा हुआ है, तो इसलिए आज़ाए हारा में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से लिवर के अंदर या मसल्स के अंदर इन तमाम जगहों पर हरारत ज्यादा होती है, इसलिए आज़ाए हारा कहलाता है। अगर हम मैदे का कहीं किताब में नहीं मालूम, अगर हम मैदे को खुद जानना चाहें, देखना चाहें, तो उसके अंदर दम्बी रसद भी अच्छी खासी होती है और उसका काम भी एक पकाने का है। इसलिए उन तमाम चीजों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस अज़ू का मिजाज क्या होगा। तो इलाज करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से अज़ू का हम इलाज कर रहे हैं और उसका नॉर्मल मिजाज क्या है। अब वो किस तरफ डेविएट हुआ, उसको हम आसानी से देख सकते हैं। जब हमने मिजाज के आज़ा की बात करी, अब हम बात करते हैं उम्रों का मिजाज। कौन सी उम्र के अंदर कौन सा मिजाज होगा, किस उम्र का इंसान आया और उसका मिजाज क्या है, ये मैं आपको एक एक पॉइंट करके इसलिए बता रहा हूँ कि अब हम जब हम लास्ट में पहुंचेंगे इसमें और एक पिक्चर में आपको दिखाऊंगा, उसको देख के हम अंदाजा लगाएंगे कि ये कौन से शख्स है और इसका मिजाज क्या होगा। तो उसमें उम्र का भी एक बहुत बड़ा और अहम रोल है। उमर को अतिबा ने चार हिस्सों में डिवाइड किया है। पहली है सिन्न नमू, जैसा आप जानते ही है, सिन्न नमू है, इसका मिजाज हार रतब होता है। दूसरी है, ये इसकी जो मुद्दत है तकरीबन 25 साल तक मानी गई है। इसी तरह से सिन्न वकूफ है, जिसका मिजाज हार याबिस है और ये 26 से लेके 40 साल, कुछ किताबों में 35 साल से लेके 40 साल तक का जिक्र है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो तकरीबन 40 साल तक की उम्र, 25 से लेके 40 साल वाली सिन्न वकूफ या इसका मिजाज हार या बिस होता है। तीसरी जो उम्र का जो तीसरा पड़ाव है, जिसको हम सिन्न कहूलत कहते हैं, इसका मिजाज बारिद याबिस है और ये तकरीबन 40 से लेके 60 साल की उम्र के दरमियान होता है। तो 40 साल से लेके 60 साल के बीच के दरमियान का जो वक्फा है वो सिन्न कहूलत कहलाता है और इसके अंदर जिस्म में बरूदत और यबूसत ज्यादा हो जाती है। अगर हम चौथे हिस्से की बात करें, जिसको हम सिन्न शेखुखत कहते हैं, इसका मिजाज बारिद रतब है और इसकी उम्र 60 साल से ऊपर होती है। अब अगर आप किताबों का या फलसफे का मुताला करेंगे तो वहां दो चीजें आपको बहुत मोटे तौर पर नजर आ जाएंगी। एक काम, एक चीज तो ये कि जिस सिन्न शेखुफत वाला जो हिस्सा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि जिस्म के अंदर हरारत और रतूबत, एक होती है हरारत गरीजिया, एक होती है रतूबत गरीजिया। ये रतूबत गरीजिया और हरारत गरीजिया जिस्म के अंदर मिकदार उसकी कितनी है, ये इससे पहले हम पहले वाले लेक्चर में भी हम उसकी बात कर चुके हैं कि जिस्म के अंदर अगर हरारत गरीजिया की हिफाजत के लिए रतूबत उतनी मौजूद है तो हम उसको सिन्न नमू कहते हैं। तो सिन्न नमू, सिन्न के अंदर दोनों चीजें, इस नेगत में और सिन्न शेखुख में रतूबत भी कम हो जाती है और हरारत भी कम हो जाती है, लेकिन रतूबत गरीबा और हरारत गरीबा दो चीजें बढ़ जाती हैं। ये पिछली बार हमने एक चार्ट की मदद से आपको बताया था, समझाया था। अगर किसी का कोई मिस हुआ हो तो हम पिछले वाली जो रिकॉर्डिंग है उसको आप चेक कर सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं। तो यहाँ एक पॉइंट समझने वाला ये है कि अगर बच्चा है, उसकी मिजाज हार रतब, इसलिए इसके अंदर वो अमराज ज्यादा होंगे जो हरारत और रतूबत लिए हुए होंगे। रतूबत ज्यादा होती है बच्चों में, इसलिए रतब अमराज जैसे बुखार होते हैं, इन्फेक्शियस डिसीज होती हैं, ये सारी चीजें इन बच्चों के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं। इसी तरह से सिन्न वकूफ है, ये हार और याबिस में पहुंच गया, गर्म और खुश्क है, इसलिए ये उम्र वो है जिसके अंदर सफरा का गलबा रहता है और सफरावी अमराज इसमें ज्यादा पाए जाते हैं। तीसरा पड़ाव है जिसके अंदर बारिद याबिस, जिसका मिजाज सर्द खुश्क है, इसमें सौदावी अमराज ज्यादा पाए जाते हैं। और अगर हम आखिरी उम्र के हिस्से की बात करें, बारिद रतब, कुछ किताबों में आपको बारिद रतब मिलेगा, लेकिन बारिद याबिस भी कुछ जगहों पर जिक्र है। उसकी एक तफसील बाकायदा फलसफियाना तौर पर वहां बयान की गई है, वो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि किताबों के अंदर अगर बारिद रतब लिखा है तो वो उन लोगों के लिए लिखा है जो पहले से ही
रतूबत में थे, पहले से ही बलगमी मिजाज के थे। अब जैसे जैसे वो ओल्ड एज में जाते हैं रतूबत उनकी बाकी रहती है, और बरूदत की वजह से अगर उनके अंदर बरूदत के साथ साथ रतूबत भी पाई जा रही हो तो उनका आखिर उम्र तक भी मिजाज बारिद रतब रहता है। लेकिन ये रतूबत वो रतूबत नहीं है जो रतूबत गरीजिया, जो असल रतूबत थी, ये वो रतूबत नहीं है। सिन्न शैखुवत में जो रतूबत ज्यादा होती है वो रतूबत गरीबा होती है, जिसको हम गैर तबई रतूबत कहते हैं। तो इस गैर तबई रतूबत के जमा होने से जो सिन्न शैखुखत का मिजाज है वो बारिद रतब माना गया है। लेकिन ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा पतले दुबले होते हैं या जवानी में, या वो सफरावी मिजाज के थे शुरू से ही, और आखिर में पहुंचते 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 जब वो सिन्न शैखुखत को पहुंचे तो उनके अंदर रतूबत ज्यादा नहीं होती, इसलिए उन लोगों का मिजाज बारिद याबिस होगा। तो ये दो पॉइंट थे यहाँ पे समझने वाले, बुक्स में थोड़ा सा फलसफा लंबा पढ़ने के बाद समझ में आएंगे। उनको इन शॉर्ट मैंने आपको बताया, अगर कोई सिंध शैखुवत का मरीज इंसान पास में आता है तो वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वो बूढ़ा आदमी होगा जिसके अंदर रतूबत मौजूद है, थोड़ा सा फैटी भी है, लेकिन उतनी ज्यादा यबूसत नहीं होती, उतना बिल्कुल सूखा हुआ नहीं होता इंसान। दूसरा इंसान वो भी आपको मिलेगा कि जो सिने शैखुकत में तो है लेकिन उतना वो बिल्कुल ही सूख गया है, तकरीबन उसकी हड्डियां और मसल्स भी बहुत ज्यादा वीक होती चली गई हैं, सब भूल गई हैं, बिल्कुल हड्डी और पतले पतला ढांचा नुमा इंसान नजर आता है। तो ये बारिद याबिस वाले लोग हैं जिनके अंदर चर्बी या रतूबत मौजूद होती है, या जिस्म के जो अफ़ाल हैं वो पूरी तरह से सादिर नहीं होते, लिवर के फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, बॉडी के हर ऑर्गन काम कम करना शुरू करता है, काम कम होता है उसके अंदर। तो रतूबत जिस्म के अंदर बढ़ जाती है, किसी के फेस पे स्वेलिंग आ सकती है, पैरों पे स्वेलिंग आ सकती है। तो वो जो रतूबत जिस्म के अंदर मौजूद है वो रतूबत गैर तबई रतूबत है, जिसको हम गैर तबई रतूबत या रतूबत गरीबा कहते हैं। तो ये हुई मिजाज का, जिस हम उम्र के हिसाब से मिजाज का तयन करेंगे। जैसे ही मरीज आपके क्लिनिक में एंटर हुआ, आपने उसको जैसे ही देखा तो अंदाजा हो जाएगा कि हाँ आप ये तकरीबन 30 साल का है, 35 साल का है, या आपने उससे उम्र पूछी, उसने बताया वो 40 साल या 42 साल का हो गया, तो आपको समझ लेना चाहिए अगर वो 42 ईयर्स का हो गया तो उसके अंदर अब हरारत और यबूसत में वो पहुंच चुका है, गर्म खुश जो हिस्सा है। अगर वो 40 साल से ऊपर गया तो बारिद याबुस में पहुंच गया है। तो ये चीज हमें समझने में और अमराज को समझने में भी और इलाज में भी बहुत कारगर साबित होती है। इसके बाद हम बाद में करेंगे अभी। अब आप ये देखें कि मिजाज बनता कैसे है। हालांकि ये सबको मालूम है, लेकिन मैं एक छोटी सी जो चीज मैंने समझाने की कोशिश की है, मिजाज कैसे बनता है। कहीं पर भी आपको मिजाज दमवी सफरावी बलगमी ये तो बात की दीवी इस्लाह है, और क्योंकि मिजाज हम सबसे पहले डेफिनेशन में ही पढ़ चुके हैं कि मिजाज एक कैफियत का नाम है। तो वो कैफियत आपस में किस तरह से मिलती है, और उन कैफियत के मिलने से जो तीसरी और नई कैफियत पैदा होती है हम उसको मिजाज कहते हैं। अब ये अरकान की कैफियत है, हमारे पास जो भी रुकन मौजूद है, जो भी एलिमेंट मौजूद है, उनके या तो उसमें हरारत होगी या बरूदत होगी या रतूबत होगी या यबूसत होगी, चाहे वो हार हो या वो बारिद हो। इसी तरह से अगर बारिद और रतब कैफियत आपस में मिलती हैं तो बारिद रतब उसकी कैफियत बनेगी और उसको हम बलगमी मिजाज कह देते हैं। इसी तरह से जो अगला पोर्शन है, अगर ये बारिद और याबिस ये दो चीजें आपस में यहाँ पे मिल जाती हैं, बारिद और याबिस, तो इसको हम सौदावी मिजाज कह देते हैं। तो बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि जिस्म के अंदर दमवी सफरावी बलगमी यो सौदावी तो ये बात के नाम दिए हुए हैं, असल तो उसके अंदर पाई जाने वाली कैफियत है। उन तमाम अज्जा के मिलने से जो कैफियत पैदा होगी, अगर वो हार रतब है तब हम उसको दमवी कह देते हैं, अगर उसमें हार याबिस अज्जा ज्यादा पाए जा रहे हैं तब हम उसको सफरावी कह देते हैं, और अगर उसके अंदर बारिद रतब अज्जा पाए जा रहे हैं तब हम उसको बलगमी कह देते हैं। इसी तरह से अगर बारिद याबिस अज्जा उसके अंदर ज्यादा पाए जा रहे हैं तब हम उसको सौदावी कहते हैं। तो ये चीज हुई मिजाज बनता कैसे। अब इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि अलामात मिजाज कौन सी हैं, आप कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनसे आप अलामात का पता लगाते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स वो ऐसे हैं जिनसे आप मिजाज का पता लगाते हैं या अलामात का पता लगाते हैं।
अब ये अलामात हैं, ये 10 हैं, अजनास अशरा के नाम से किताबों में मिल जाती है, लेकिन थोड़े से हमें क्योंकि ओवरऑल देखना है, ये नाम हमें कम से कम पता होना चाहिए। जैसे ही क्लिनिक में कोई भी इंसान घुसता है, आप देखते ही इन तमाम चीजों पर अगर एक नजर डालेंगे तो देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ ये बलगमी मिजाज का है, या सफरावी मिजाज का है, या सौदावी मिजाज का है, या गंदी है। किस तरह से हम देखेंगे उसको हम अभी जिक्र करने जा रहे हैं आगे। तो सबसे पहले है मलमस। आप किसी भी इंसान को टच करके देखेंगे, अगर वो हरारत है या बरूदत है, टच करने से पता लगेगा। नंबर 2, उसमें है लहम व शहम, उसके अंदर प्रोटीन की मिकदार या गोश्त की मिकदार ज्यादा है, मसल्स ज्यादा है, या फैट ज्यादा है। देखिए कहीं पर भी अगर लहम की मिकदार ज्यादा है, लहम मतलब अगर उसके अंदर जिसको हम बोलेंगे मसल्स, अगर मसल्स उसके अंदर ज्यादा है तो ये अलामत होती है हरारत की। कहीं पर भी अगर मसल्स ज्यादा हो तो आप समझ जाइए कि वो हरारत की अलामत है, हरारत ज्यादा है। लेकिन अगर कहीं पर भी फैट मौजूद है, फैट की ज्यादती पाई जा रही है, तो वो एक गुरुदर की अलामत होगी। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट यहाँ पर सामने आपके आएंगे, हर पर आपको ये ध्यान देना है, ये देखना है कि यहाँ पर हरारत पाई जा रही है या बरूदत पाई जा रही है। हरारत से और से ही हम अंदाजा लगाएंगे कि जिस्म की कैफियत क्या है, चाहे क्या वो बलगमी में जा रहा है या सौदावी में जा रहा है। तो लहम और शहम की मिकदार इसी चीज है। बालों की मिकदार अगर जिस्म के अंदर ज्यादा है, अगर पूरे जिस्म में अगर उसके बाल हेयर ज्यादा है, तो ये जिस्म में हरारत की अलामत होती है। और अगर बाल कम हो, जिस्म में बाल कम हो, पूरी बॉडी के हेयर्स भी कम होते हैं, तो ये बुरूदत की अलामत होती है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो मेल और फीमेल के अंदर जो डिफरेंशिएशन होता है, मेल बमुकाबला फीमेल के हरारत वाला होता है। वजह उसकी ये कि अगर आप उसको देखेंगे, पूरा स्ट्रक्चर देखें, कि मेल की बॉडी पर हेयर्स ज्यादा होते हैं, इसलिए वो हरारत की तरफ माइल है, उसमें हरारत ज्यादा होती है बमुकाबला फीमेल के, क्योंकि बॉडी हेयर्स उसके अंदर कम पाए जा रहे हैं। इसी तरह से बदन की रंगत है। अगर रंग बहुत ज्यादा सुर्खी माइल है, या पक्का रंग जिसको हम बोलते हैं, अभी मैं आगे पिक्चर दिखाऊंगा आपको, अगर वो रंग ज्यादा है, काला है, मतलब ब्लैकिश एरिया की तरफ जा रहा है, अगर ये रंग जितना गहरा होगा, डार्क अगर हम जिसको हम कहते हैं, अगर वो डार्क कलर है तो ये हरारत की अलामत होगी। और अगर ये लाइट हो गया तो ये बरूदत की अलामत है। तो इन चीजों से हम, अगर कोई डार्क कलर का इंसान है या लाइट कलर का है, तो उससे हम पता लगाएंगे कि डार्क कलर जितना होता जा रहा है, इसलिए वो हरारत की अलामत होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी मरीज हमारे पास आता है, तो उसकी कहीं जगहों पर, कुछ कुछ जगहों पर स्किन का कलर अलग होता है, लेकिन किस किस जगह पर स्किन का कलर अलग होता है। आमतौर से फेस पर या पूरी बॉडी पर स्किन हरारत, उसकी स्किन का कलर डार्क होने लगे, तो ये एक बहुत अहम अलामत होती है लीवर की हरारत की। लीवर की हरारत ज्यादा पैदा हो जाती है तो उसकी वजह से जो स्किन का कलर है वो ब्लैक होने लगता है। इसलिए जिन लोगों की स्किन का कलर मतलब नेचुरली ब्लैक ना होकर बाद में किसी वजह से ब्लैक हो गया, एक तो ब्लैक होना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं काला होने के। एक फैक्टर ये भी है कि आप ज्यादा धूप में काम कर रहे हैं, ज्यादा खेत खितानी काम करने वाले लोग हैं, उनका उनका स्किन का कलर बाहर की धूप से, बाहर की हरारत से कम हो रहा है, लेकिन वो भी दलील जो दलालत मिल रही है, जो दलील दे रहा है, वो भी हरारत वाली है। तो इनसे जितनी भी हरारत या बरूदत जो चीजें मिल रही हैं, उनको हमें देखना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज हमें ये समझ में आ गई कि अगर जिस्म के स्किन के किसी भी पार्ट का या पूरी स्किन का कलर गर्मी की मतलब हरारत की तरफ जाएगा, या उसका कलर अगर ब्लैक होगा, तो इसका मतलब जिस्म के अंदर हरारत पाई जा रही है। और अक्सर उस हरारत को हम लीवर की हरारत से डिनोट करते हैं। जब हम लीवर की हरारत का इलाज करते हैं तो स्किन का कलर भी नॉर्मल हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने भी अपनी ओपीडी में भी ट्रीट किए, कि जिनके फेस पर या स्किन का कलर ब्लैक, आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होता चला जाता है। या वो लोग जिनके माथे पर बहुत ज्यादा ब्लैक ब्लैक एरिया नजर आने लगता है, उनको अगर आप लीवर की इस्लाह करें और उनको बारिद रतब दवाइयों का इस्तेमाल करें, बारिद दवाओं का इस्तेमाल करें, सर्द खुश्क दवाइयों का इस्तेमाल करें, या सर्द अदविया का इस्तेमाल किया जाए, खासतौर से आंवले का और अनार का इस्तेमाल इसके अंदर बहुत मुफीद साबित होता है। गुले नीलोफर बहुत अच्छा काम करता है। और एक और चीज है जिसमें कुश्ता फौलाद सर्द
जिनके अंदर तिरफला और फौलाद, ये दो चीजें एक साथ मिली होती हैं। कुछ फौलाद सर्द के नाम से बैज कबीर का नुस्खा है, हम वो इस्तेमाल कराते हैं तो बहुत तेजी से स्किन का कलर भी साफ हो जाता है। तो ये इस तरह के छोटी छोटी चीजें जब आप सामने आएंगी तो वहां अच्छा समझना आसान होगा। अगला पॉइंट है हैयत आज़ा। हैयत मतलब आज़ा की हैयत कैसी है, छोटा है, बॉडी स्ट्रक्चर छोटी सी है, बहुत बड़ी है, किस तरह की इस स्ट्रक्चर इंसान की है। अगर वो लंबा चौड़ा, उसका सीना बहुत कुशादा है, बहुत बड़ा है, तो वो हरारत की अलामत होती है। और अगर वो सब चीज छोटा सा है, कद भी छोटा हो गया या बहुत ज्यादा उसके अंदर मसल्स भी नहीं है, तो ये बुरूदत की अलामत होती है। इसी तरह से अगर हम आगे चलें, आज़ा का जल्द या देर से मुतासिर होना, मतलब अगर हरारत पहुंचाएगी जिस्म के अंदर और जो आज़ा हैं उसके वो बहुत जल्दी से मुतासिर हो जाते हैं, तो कौन कौन से आज़ा उसके जल्द या देर से मुतासिर होते हैं, उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मरीज के अंदर हरारत है या बरूदत है। इसी तरह नींद व बेदारी, जब इंसान सोता है, ज्यादा सोता है, तो ज्यादा सोने से जिस्म के अंदर बरूदत पैदा होती है। या जो लोग ज्यादा, जिन जिन लोगों के अंदर बरूदत ज्यादा होती है उनको नींद ज्यादा आती है। या जो लोग ज्यादा जागते हैं उनके अंदर जिस्म में हरारत पैदा हो जाती है। उसका हम दूसरा उल्टा भी ये कह सकते हैं, जिन लोगों के अंदर हरारत या यबूसत ज्यादा होती है उन लोगों को नींद कम आती है। तो आज की डेट में जब लोग ये शिकायत करते हैं कि नींद बहुत कम आ रही है, रास्ता नींद बहुत कम आ रही है, तो वहां हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर इसकी नींद कम हो रही है तो उसके अंदर यबूसत और बुरूदत का गलबा है। हम उसकी यबूसत को दूर करें तो, या उसकी बुरूदत को दूर करें, बुरूदत दूर करने के बाद हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो नींद और बेदारी, इसका दोनों का बहुत तम गहरा तालमेल है। इसी तरह से अफ़ाल आज़ा, आज़ा अगर जिस्म के अफ़ाल पूरे ठीक से अंजाम दे रहे हैं तब हम उसको नॉर्मल कहेंगे। लेकिन अगर उसके फंक्शन बढ़ गए तो इसका मतलब हरारत है जिस्म में, अगर उसके फंक्शन कम हो गए तो इसका मतलब जिस्म के अंदर बुरूदत है। इसी तरह से इन्फियालात नफसानिया, इसके जो मतलब फिक्र करने की, या जो नर्वस सिस्टम है कितना एक्टिव होता है वो, उससे भी हम पता लगा सकते हैं। इन पॉइंट्स को सामने रखकर सबसे अहम चीज जो आपको पता लगानी है वो ये है कि इसके अंदर, हम जिस्म के अंदर हरारत पाई जा रही है या बरूदत पाई जा रही है, रतूबत है या यबूसत है। कम से कम हम इतना तो पता लगा लें कि ये हरारत है या बरूदत है। रतूबत और यबूसत भी अगर हम ना पता लगा सकें तो कम से कम इतना जरूर पता लगा लें कि इसके अंदर हरारत पाई जा रही है या बरूदत पाई जा रही है। अगर हरारत होगी तो हरारत से हम पता लगा लेंगे कि कौन कौन से मिजाज हार होते हैं, और अगर बरूदत होगी तो हम ये भी पता लगा लेंगे कि कौन से मिजाज बारिद होते हैं। किस तरह से पता लगा सकते हैं, अगर मान लीजिए हमने ये सारी चीजें असेसमेंट किया और देखा कि इसके अंदर हरारत ज्यादा पाई जा रही है। अब ये हरारत दो मिजाजों के अंदर पाई जा सकती है, या तो ये मिजाज दमवी होगा या ये मिजाज सफरावी हो सकता है। अगर दमवी है या सफरावी है तो हम इससे हरारत, इन दोनों में हम पता लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम ये पता लगा लें इन तमाम चीजों से कि इसका मिजाज बारिद है, बरूदत की तरफ जा रहा है ये, तब हम मिजाज को फिर से पता लगा सकते हैं कि या तो ये बलगमी होगा या फिर ये सौदावी होगा। तो अगर सौदावी और बलगमी हम इस तरह से पता लगा सकते हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे हम बल मिजाज का पता लगा सकते हैं। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, इनसे आप जरा गौर करिए और देखिए। जब तो आवाज नहीं आ रही है। गौर करें कि ये कौन सा मिजाज होगा। इसके बमुकाबिल दूसरा वाला इंसान इसके सामने देखिए आप, ये है, और इसके स्किन का कलर भी थोड़ा लाइट है, बॉडी के अंदर फैट की मिकदार ज्यादा है, हेयर्स भी बहुत कम है। ये जाहिर सी बात है, ये अगर हम इसको ना भी कहें तो भी ये कहेंगे देख के भी कि हाँ इसको नींद भी कम आती होगी या डिस्टरबेंस रहती होगी, क्योंकि ये लोग, ऐसे लोग स्नोरिंग बहुत ज्यादा करते हैं। ओरल कैविटी के अंदर जो टंग है वो भी बड़ी हो जाती है और उसकी वजह से पूरा थ्रॉट ब्लॉक हो जाता है, और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की शिकायत इनके अंदर पाई जाती है। तो एक एक मिजाज ये हो गया। दूसरा मिजाज आपने
ये वाली शक्ल को देख के क्या। और तीसरी पिक्चर आप ये देखिए, ये इंसान बिल्कुल पतला दुबला स्लिम, कोई इसके अंदर मतलब फैट नहीं है, बहुत ज्यादा मसल्स भी नहीं है, बिल्कुल एक्टिव नजर आ रहा है, पतला दुबला है और हर हिसाब से मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। एक मिजाज ये है, इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। और एक पिक्चर ये है, जरा इसको भी देख लें आप। इसके बॉडी हेयर्स देखें, बाल थोड़े से घुंघराले हैं, कलर थोड़ा सा, फेस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें कि किस तरफ जा रहा है ये। अब ये तो सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा कि ये इन मिजाज का आपको तयन करना है कौन कौन सा मिजाज है। फिर भी सरसरी तौर से मैं ये बता देता हूँ कि ये इसलिए बताया मैंने कि आपको, ताकि जब भी क्लिनिक में कोई भी इंसान एंटर करता है तो हम इस तरह से कंपेयर कर ले, हाँ इसकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसी है, इसमें मसल्स ज्यादा है, इसका कलर भी ठीक है, इसके बॉडी के हेयर्स जो दिख रहे हैं वो कैसे हैं। इन चीजों को देखकर हम फौरन अंदाजा लगा सकते हैं। तकरीबन 80% हम डायग्नोसिस या 80% हम मिजाज का तयन मरीज के अंदर घुसते ही कर लेते हैं। और इससे हमारे मिजाज का भी तयन हो जाता है, हमें उसका उम्र का भी तयन हो जाएगा कि उम्र क्या है उसकी। जब हम उम्र का भी पता लग जाएगा तो काफी हद तक हम समझ लेते हैं, मरीज को बिना बताए बिना पूछे हम उसकी सारी जो बातें हैं वो उसको बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक ये मोटा आदमी है, जो बीच वाली पिक्चर आपको नजर आ रही है, हम पहले इनके नाम लिख लें। ये इंसान दमवी मिजाज का है, इसको हम दमवी मिजाज कहेंगे, ये दमवी है। ये वाला बलगमी मिजाज हो गया, दिख रहा है अलग से ही। ये पतला दुबला है जो सुस्त नजर आ रहा है, ये सफरावी हो गया। और ये इंसान सौदावी हो गया। सौदावी इंसान को हम ये ना सोचे कि बहुत ज्यादा सौदावी है, बहुत ज्यादा पागल होगा, ये तो मजनू होगा, ये इस तरह की कोई चीज उसके अंदर नहीं होती। बल्कि सौदा वो भी अपना एक मर्ज है, वो एक मिजाज है। ये ऐसे लोग भी बड़े खसूसियत के हामिल होते हैं, इनकी अपनी एक प्रॉपर्टीज होती हैं। सफरावी मिजाज की अलग अपनी प्रॉपर्टी होती है, बलगमी की अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इस तरह से हम उनको देखकर पता लगा सकते हैं कि इससे एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको पता लगेगा कि किस तरह का इंसान आपके क्लिनिक में एंटर हुआ और वो किस कौन सी शक्ल से कुछ मेल जोल खा रहा है, सफरावी लग रहा है कि सौदावी लग रहा है कि बलगमी लग रहा है या तमवी लग रहा है। कभी कभी इन सब चीजों में कंफ्यूजन होता है, बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल, बहुत सारे अमराज, इन तमाम चीजों से मिलकर एक नई जो कैफियत सामने आती है, वो कभी कभी लगता है कि दमवी है, कभी लगता है हमें बलगमी है, कभी लगता है सफरावी है, कभी सौदावी। तो ये ऐसे लोग भी आपके सामने आएंगे, लेकिन उसमें जब हम सवालात पूछते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सब चीजों को हम सामने रखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पर कौन से मिजाज है और इस इंसान का मिजाज क्या होगा। अभी टॉपिक काफी थोड़ा लंबा है, अब तकरीबन 10:30 बज चुके हैं। हम ये सब इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम इसका बाकी सेशन फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे कि कुछ इस तरह से पढ़ा जाए ताकि आसानी से समझ में आ जाए। अब मैं एक चीज आपके सामने रख रहा हूँ जिसमें हम जितनी भी खसूसियात होती है, हर एक इंसान की अपनी एक खसूसियत होती है। अगर सफरावी इंसान है तो उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, बलगमी है तो उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये जो 10 पॉइंट हमने ऊपर देखे, ये तो वो पॉइंट्स है जो आपने देख के फिजिकल उसका देखा या कुछ चीजें उससे पूछ ली। लेकिन कुछ ऐसी खुसूसियात होती हैं जो इंसान के अंदर खुद ही मौजूद होती है, हम देख के बता सकते हैं कि हाँ ये सफरावी इंसान है। जैसे ये कुछ प्रॉपर्टीज आपके सामने है, वेरी एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, बहुत जल्दी से गुस्सा भी आ जाता है इसको, जिद्दी भी होता है ये। लेकिन इसकी एक बहुत अहम प्रॉपर्टी होती है कि लीडरशिप क्वालिटी इसके अंदर पाई जाती है। ये जो लीडर्स होते हैं, बहुत ज्यादा बोलना, लोगों को साथ लेके, और किसी भी जगह कोई धन्यवादी जितनी भी होती है, लीडरशिप प्रॉपर्टीज जो होती हैं, चाहे वो ये लीडरशिप वैसे ही लीडर नहीं है, अपने घर का भी लीडर हो सकता है, अपने स्कूल का भी, कॉलेज का भी लीडर हो सकता है। ऐसे लोग करेजियस होते हैं, हौसलामंद होते हैं और कोशिश ये करते हैं जब आप इनसे बात करेंगे तो आपको अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी दलीलें आपको देंगे और कहीं ना कहीं आपको ले जाके इस तरह से रोक देंगे कि वो अपनी बात आपसे मनवा लेते हैं।
ये इस तरह की प्रॉपर्टीज इनके अंदर होती हैं, बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, आपको इधर से उधर बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से गर्म मिजाज गर्म खुश्क होता है इनको, तो जिस सफरा को आप बिल्कुल आग की शक्ल में देखें, जिस तरह से आग बहुत तेजी से भड़कती है इधर से उधर उधर से उधर, गुस्से वाली या जिद्दी जिसको हम कहेंगे, गुस्सा, या उसके बाद में कोई अंजाम की कोई परवाह नहीं करना उसमें, ये कुछ प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं जिससे हम देख कर पता लगा सकते हैं। एक होता है दमवी मिजाज। अगर वो दमवी मिजाज वाला इंसान है तो वो उसके बिल्कुल अपोजिट नजर आएगा, ये वो तो बहुत ज्यादा एक्टिव था, भागा दौड़ा फिर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत ज्यादा मिलनसार होते हैं, कोई लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं, फैसला बदलते रहते हैं, कोई डिसीजन पावर इनकी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होती, हर काम को बहुत लाइटली लेगा, घूमने फिरने का आदी होगा, क्योंकि हम इसको क्या मान रहे हैं, दमवी मिजाज है, और दमवी का मतलब इसका मिजाज वही है जो हवा का मिजाज है। तो हवा का और दम दम का मिजाज एक जैसा होता है, तो जिस तरह से हवा इधर से उधर उधर से उधर बहुत लाइटली घूमती है, बिल्कुल उसी तरह की प्रॉपर्टीज, हवा वाली प्रॉपर्टीज भी इस इंसान के अंदर पाई जाती हैं। घूमने फिरने का आदी होता है, इधर उधर जाएगा, कोई बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं करते ये लोग, कोई बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड नहीं होते, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े भी नहीं करते, और आपस में मिलजुल के सबको साथ में लेकर काम करने वाली प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती है। इसी तरह से अगर बलगमी वाले की बात करें, ये सर्द तर मिजाज है, बिल्कुल पानी की समझ तरह से समझे आप इसको, बहुत खामोश मिजाज होगा, पीसफुल साइलेंट, पीस लविंग, मतलब बहुत ज्यादा झगड़ालू नहीं होते, किसी तरह से भी कोई झगड़ा नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा एडजस्ट भी लोग आप जहाँ ले जाके बैठा देंगे, जहाँ जिस जगह जॉब में काम करेगा वहाँ आराम से कहीं भी एडजस्ट हो सकता है, कोई रिएक्शन नहीं करता, बहुत तेजी से कुछ भी कहेंगे उसको तो बहुत तेजी से रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि थोड़ा सा वेट करेगा, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाता है, और सब्र का मादा इसके अंदर ज्यादा होता है, बहुत खामोश मिजाज होते हैं, मौके के लिहाज से अपने आप को ढाल लेते हैं, कहाँ पे क्या किस तरह से एडजस्टमेंट करना है, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट कर लेते हैं, थोड़ी सी आलसी होती है इनके अंदर, आपस में बातचीत करके किसी भी बात को निपटा लेते हैं। हालांकि इनके अंदर फैसला करने की कुव्वत बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन इंटेलेक्चुअल्स में आते हैं ये लोग, दिमागी तौर से मजबूत होते हैं, लेकिन डायरेक्टली बहुत बड़ा कोई फैसला नहीं ले पाते जल्दी से, थोड़े से उसके अंदर भी आगे पीछे होते हैं। ऐसे लोग जो बलगमी लोग होते हैं, यहाँ तक के ये जो लोग हैं अपनी सेहत के बारे में भी बहुत ज्यादा फिक्रमंद नहीं होते, आपने देखा होगा बलगमी मिजाज का इंसान है, बस खा रहा है तो खा रहा है, अपना वेट बढ़ चला जा रहा है, उसको कोई परवाह नहीं है, जब कभी अचानक से हार्ट में कोई पेन हो या वेट बढ़ गया तो जोड़ों में कहीं दर्द होने लगा, जब तक कि वो वेट बढ़ने की वजह से कुछ प्रॉब्लम सामने नहीं आएंगी तब तक वो बिल्कुल बेफिक्र रहेगा। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ ना कुछ क्लिनिक पर भी हमें कुछ ना कुछ गुण ऐसे करने पड़ते हैं कि जिससे वो इंसान अपने सेहत के बारे में सोचने लगे। तो उसके सोचने के लिए क्या करना है, हमें इन लोगों को जो बीमारी उसको हुई है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लोगों को जितने भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स उनको होती हैं, शुगर इन लोगों को ज्यादा पाया जाता है, तो शुगर होती है, तो इन बीमारियों के साइड इफेक्ट्स बताकर इनको थोड़ा सा डराया जाता है, तब ये थोड़े से फिक्रमंद होते हैं, इनको थोड़ा सा झंझोड़ना पड़ता है, नहीं तो ये बिल्कुल आराम से, अगर इनको आप शुगर की दवा भी दे देंगे तो मतलब इतने लूज होंगे कि जाके शुगर की दवा भी खाएंगे, मीठा भी खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, जाके फिर शुगर की भी दवा खा लेंगे। तो ऐसे लोगों को स्टिमुलस की जरूरत पड़ती है, इनको काम करने के लिए तहरीक देना पड़ती है, काम करवाने के लिए इनको एक स्टिमुलस चाहिए होता है। तो बलगामी मिजाज के लोगों की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब तक हम उनको कोई स्टिमुलस न दें, इनको हिलाएंगे जुलाएंगे नहीं, तब तक वो अपना तहरीक में नहीं आते। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज इनके अंदर पाई जाती हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हमें पता होना चाहिए, कौन से मिजाज का इंसान आया, हमें उसको किस तरह से तहरीक देनी है। अगर वो इंसान बलगमी मिजाज का है तो हम उसको डरा सकते हैं, और अगर वो सफरावी मिजाज का इंसान है तो वहां डराने की जरूरत नहीं है, वहां तो हम उसको, क्योंकि वो खुद ही इतना कॉन्शियस होता है, खुद ही इतना ज्यादा एक्टिव होता है वो, तो वहां पर आपको तहरीक देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे सौदावी मिजाज का इंसान है या बलगमी मिजाज का इंसान है, तो वहां पर आपको तहरीक देने की जरूरत पड़ती है। अगर हम सौदावी की बात करें तो सौदावी जो लोग होते हैं जिसका मिजाज सर्द खुश्क है, जिस तरह से मिट्टी है उस तरह उसी तरह से सौदावी मिजाज होता है। तो
ये लोग भी जिद्दी होते हैं क्योंकि खुश्की इनके अंदर भी पाई जाती है, खुश्की सफरा के अंदर भी पाई जाती है, दोनों लोगों में खुश्की पाई जाती है, इसलिए दोनों के अंदर जिद्दीपन एक होता है। जल्दी से ये लोग माफ नहीं करते किसी को। बलगमी वाले तो दरगुरज का मामला करते हैं, चलो ठीक है हो गया भूल जाएंगे, लेकिन ये लोग अगर कुछ बात इनसे हो गई तो जल्दी से माफ नहीं करेंगे आपको। और बहुत ही अच्छे इन्वेंटर होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं। जहां पर ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है, जहां पर आपको किसी काम को बहुत अच्छे से मैनेज करवाना हो, या कोई काउंटिंग वाला काम होता है, या अकाउंटिंग का काम होता है, या कोई प्लानिंग होती है, ऐसी जगहों पर ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। वेल डिफाइंड होते हैं, बहुत अच्छा। मतलब ऐसे नहीं है इधर उधर घूमना फिरना है इनका। जो वेल डिफाइंड होते हैं काम में, हालांकि काम करने के लिए इनको भी आपको एक स्टिमुलस देना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी है ये भी, इसको स्टिमुलस देने की जरूरत पड़ती है। ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े जो साइंसदान गुजरे हैं, जो शायर गुजरे हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो इंजीनियर हैं, जो बहुत ही अच्छा काम करने वाले होते हैं, जो कुछ अगर कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर कुछ भी इन्होंने करा तो बहुत अच्छा एक ओवरऑल बहुत अच्छा काम करते हैं किसी भी जगह पे। तो ये चीजें थी इनकी कुछ मिजाज के ताल्लुक से। तो हमने अभी तक क्या देखा कि जितना भी हमने मिजाज का डेफिनेशन से लेके, और कोई भी इंसान आपके क्लिनिक में या कहीं पर भी एंटर होता है तो हम उन चीजों को देखकर पता लगा सकते हैं कि हाँ ये इंसान कौन से मिजाज का है, और इस मिजाज में क्या क्या खूबियां पाई जाती हैं। अगर आपने उसका मिजाज का पता लगा लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहा कि भाई सफरावी मिजाज का है, अब आप सफरावी मिजाज में जितनी भी अलामतें उसकी पाई जाती हैं, जैसे लीडरशिप वाली मैंने अभी बात कही आपको, बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा आने वाला है, अगर आप उसको कहेंगे हाँ जल्दी से गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन होता है, ये सारी प्रॉपर्टी अगर आप उसको बताने लगेंगे तो वो ऑटोमेटिक खुद ही समझ जाएगा कि हाँ डॉक्टर साहब ने इतनी सारी बातें मेरे बारे में बहुत सही बताई हैं। तो ये कोई मतलब एक फन है। आपने उस मिजाज का तयन कर लिया कि ये बलगमी मिजाज का है। अब बलगमी मिजाज की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आप बोलते चले जाइए, मरीज को बिल्कुल फिट बैठेंगी। तो इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके एक एक लेक्चर में इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। और अगर अभी इस वक्त किसी का कोई इसके ताल्लुक से कोई सवाल हो तो आप सवाल पूछें, क्योंकि हमारा सेशन तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं। कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो इस बारे में अभी डिस्कशन कर लें 10 से 15 मिनट का, फिर हम अस्सलाम सेशन को वालेकुम सर। क्लोज करेंगे। जी अपना। सर ये जो कुश्ता फौलाद सर आपने बताया है, ये सफरावी मिजाज वालों के लिए या फिर हम किसी भी कंडीशन में दे सकते हैं? जिनको जैसे मैं देखती हूँ कि कुछ बच्चे आते हैं क्लिनिक पे, उनकी सिर्फ गर्दन ही काली हो रही है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी दिया जा सकता है। कलर होने वाला सीन है। आम तौर से ये वाली ये जो यंग एज होती है, तकरीबन 25 से लेके 40 साल वाली जो एज है, इसके अंदर ये वाला डिस्कलरेशन ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये उम्र सफरावी लोगों के लिए गर्म मौसम के अंदर खास तौर से जिस्म के अंदर हरारत पैदा करती है, या वो लोग जो ज्यादा गर्म चीजों का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर भी लिवर के अंदर हरारत पैदा हो जाती है। तो अगर हरारत की अलामत जिस्म के अंदर मौजूद हैं, तब हम उसके अंदर जो आयरन और त्रिफला का इस्तेमाल, जो कुश्ता फौलाद सर्द के नाम से आता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। उन लोगों के जो ब्लैक ब्लैक पूरा एरिया, एक तो डिस्कलरेशन अलग ही दिख जाता है, तो पूरा एरिया ब्लैक ब्लैक नजर आता है, उसमें कई बार माथा काला नजर आएगा, कुछ दिन आपको दवाइयां खिलाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्किन साफ होने लगती है। तो बच्चों के अंदर तो मैंने नहीं देखा ऐसा कि बच्चों के अंदर इतनी हरारत पाई जाती हो। बच्चों का मिजाज तो खुद रतब है, इसलिए उन बच्चों के अंदर ऐसी रतूबत नहीं पाई जाती। उनका रीजन कुछ और हो सकता है डिस्कलरेशन का। लेकिन जो यंग एज है, खासतौर से 25 से लेके 40 साल के बीच की उम्र, इसके अंदर ऐसे मरीज बहुत आते हैं, और उसके अंदर हम इसका इस्तेमाल, खासतौर से आंवले का इस्तेमाल भी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं उसमें बच्चों सर के अंदर। नॉर्मली सर नॉर्मली जैसे जी पेशेंट कंप्लेंट करती हैं कि आफ्टर सिजेरियन उनको इस तरह की पिगमेंटेशन हो गई, और जैसे फोरहेड पर या चीक साइड बोन्स पर जो हो गई, चीक्स पर, तो उस कंडीशन में हम ये दे सकते हैं हाँ कुछ का? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दे सकते तो हैं सर कुछ तक, इसकी डोज कितनी क्योंकि रहेगी? 60 मिलीग्राम इस तरह से कुछ कुश्ता फौलाद सर्द आता है, कुर्स आती है, उसकी टेबलेट ही आती है, कुर्स कुश्ता फौलाद। ये कुश्ते जो है ना दो तरह से बनता है। एक तो कुश्ता वो है जो हम आग में जला के बनाते हैं, वो कुश्ता फौलाद हार कहलाता है।
लेकिन एक कुश्ता फौलाद जो सर्द है उसको जलाया नहीं जाता, बल्कि उस लोहे को के जो बुरादा है उसको तिरफला, नींबू और छाछ के पानी में ही गलाया जाता है। तो जब उसमें वो गलाया जाता है तो पूरी तरह से बिल्कुल फाइन पाउडर बन जाता है। उसका मिजाज सर्द रहेगा, सर्द खुश्क मिजाज होगा उसका, क्योंकि उसके अंदर सारी चीजें कच्ची मौजूद हैं, लेकिन उसके जो इफेक्ट आते हैं वो बहुत ही अच्छे आते हैं। वो सर्द मिजाज वालों, मतलब वो सफरावी मिजाज वालों को ही इस्तेमाल होगा। अगर आपने वो टैबलेट या वो कुश्ता किसी बलगमी मिजाज वाले को दे भी दिया तो अगले ही दिन उसको नज़ला, जुकाम, खांसी ऐसी प्रॉब्लम्स सामने आ जाती हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे कि जिसके अंदर उसका इस्तेमाल किया गया बलगमी मिजाज वालों में तो नुकसान करता है। इसलिए हमें हर जगह ये चीज ध्यान में रखनी है कि मिजाज दवा का क्या है और उसको हम किस जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो इंसान बलगमी मिजाज का है तो हम उसमें हार कुश्ते का इस्तेमाल करें, और अगर वो मिजाज, वो सफरावी इंसान है, सफरावी मिजाज का इंसान है, तब हम वहां पर बारिद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो आपने बताया कि जहाँ पर जैसे सिजेरियन हुआ या प्रेगनेंसी के बाद में भी ऐसा होता है, तो जहाँ पर आयरन की डेफिशिएंसी होती है वहां भी उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन शर्त फिर वहां पर वही है कि आप पहले ये चेक कर लें जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा हरारत तो नहीं है। अगर वो सफरावी मिजाज का इंसान है जिसका भी सिजेरियन हुआ हो, भले ही वो सफरावी तो है ही, उसका मेटाबॉलिज्म ज्यादा ही होगा, तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर बीडी डोज में दे दे उस। नहीं नहीं नहीं, खाने के बाद में ओडी डोज में। बीडी डोज तो आयरन की बहुत ज्यादा मिकदार चली जाएगी, इसलिए सिर्फ दिन में एक ही बार उसका इस्तेमाल किया जाए। जी, इस ताल्लुक से कोई और क्वेरी हो तो डिस्कशन करें, अदरवाइज हम सेशन को क्लोज कर देते हैं। ये मिजाज वाला तकरीबन एक लेक्चर और आएगा इसमें, उसके बाद में फिर हम दूसरे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इलाज वाले उस पे आ जाएंगे, क्योंकि ये मिजाज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, लोगों को भी, कि किस तरह से उसका मिजाज का तयन करें। कभी कभी तो हम मिजाज के तयन बहुत ज्यादा देख कर भी नहीं, सिर्फ नब्ज से भी कर सकते हैं। जिस्म के अंदर हरारत पाई जा रही है या बरूदत पाई जा रही है, इसका अंदाजा हम पेशाब से भी कर सकते हैं, इसका अंदाजा हम नब्ज से भी कर सकते हैं। यूरिन, पहले के अतिब्बा जो थे यूरिन को देखकर ही अंदाजा लगा लेते थे कि जिस्म के अंदर क्या चल रहा है। देखिए, जिस्म के जितनी भी फुजलात हैं वो एक बहुत अच्छा मार्कर होते हैं हमारे लिए, ताकि हम जिस्म के अंदर पाई जाने वाली जो भी कैफियत हो रही है उसको हम पता लगा सकें। एक मिसाल मैं आपको देकर समझाता हूँ, बहुत ही अहम है, बहुत अच्छा, किताबों के अंदर भी जिक्र है और बहुत ही जो एक्सपीरियंस अतिब्बा है उनका भी मुजर्रब है। वो ये कि अगर जिस्म के अंदर आपको लिवर और उससे रिलेटेड जो भी इस्तेहाले की प्रॉब्लम्स देखनी हो, तो आप यूरिन का मुताला करिए। अगर आपको यूरिन को देखकर कुछ चीज देखना समझ में आ गया तो समझ लीजिए आप लिवर और उससे रिलेटेड, लिवर, किडनी, इससे रिलेटेड जो भी अमराज हैं उनको आप बहुत आसानी से यूरिन एग्जामिनेशन से समझ सकते हैं और उसको पहचान भी सकते हैं। इसी तरह से अगर हार्ट से रिलेटेड कुछ भी है तो आप नब्ज से पता लगाएंगे। तो नब्ज जब हम देखते हैं तो उससे हम हार्ट और उससे रिलेटेड जो भी डिसफंक्शंस हमें महसूस होते हैं उसका हम पता लगा सकते हैं। और अगर हमें यूरिन को चेक करना है, यूरिन को देखना है, तो उससे हम जितने भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं, मान लीजिए आपको शुगर का भी पता लगाना हो तो शुगर वाले पेशेंट का पेशाब आप अलग चेक रखिए, और दो चार बार आप उसको देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ब्लड शुगर वाले का पेशेंट वो है, ये शुगर पेशेंट का एक यूरिन है। तो शुगर पेशेंट का यूरिन आपको अलग दिख जाएगा, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं लिवर से या हमारे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। इसी तरह से अगर लिवर की हरारत वाला कोई भी इंसान होगा तो उसका पेशाब आपको बिल्कुल येलोविश कलर, डार्क येलोविश में पहुंच जाएगा, वो भी आपको नजर आ जाएगा। तो यूरिन से हम बहुत सारी जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है काफी हद तक उसका पता लगा लेते हैं। भोपाल में एक हकीम साहब गुजरे हैं यहाँ, वो सिर्फ यूरिन को ही देखकर उसका असेसमेंट करते थे। वो सुबह का पहला बोतल में पेशाब मंगाते थे और उसको देख कर ही वो इलाज लिख दिया करते थे।
तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम उससे बहुत ज्यादा कोई चीज भी ना समझ पाए तो लेकिन कम से कम जिस्म के अंदर दो चीजों की कैफियत का तो हम उस पेशाब से पता लगा सकते हैं। आप भी अगर उसको कोशिश करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस में आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। आप मरीज से ये कहिए कि आप सुबह का पेशाब भर के लेके आइए, कांच की बोतल में पेशाब लेकर आएंगे तो 2-3 बार में आप अंदाजा हो जाएगा आपको कि ये येलोविश कलर का आ रहा है तो इसमें अंदर हरारत ज्यादा है। मतलब कितना ज्यादा येलो है, थोड़ी लाली की तरफ जा रहा है तो हरारत उसकी बढ़ती चली आ रही है। और अगर वो बिल्कुल पानी की जैसा बिल्कुल मतलब सफेद पेशाब आ रहा है तो उसके अंदर गुरोदर की अलामत है। तो इस पेशाब को देख के ही आपको, अगर कुछ भी आपने हाथ नहीं लगाया, कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन फिर भी आपने यूरिन को देखते ही पता लगा लिया कि हाँ इसके अंदर, जिस्म के अंदर हरारत है, और उस हरारत के अकॉर्डिंग अब हम जो भी दवाइयाँ देंगे वो उस कैफियत के मुताबिक ही इस्तेमाल की जाएंगी। तो हर यूरिन से भी हम काफी चीजों का पता लगा लेते हैं। तो मिजाज का तयन करने में यूरिन और नब्ज, इन दोनों चीजों का भी बहुत अहम रोल है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर एक पेशेंट है, उनको पैरों में से बहुत हीट निकलती है सर, तो ये सफरावी मिजाज होगा क्या होगा? मतलब हीट बहुत ज्यादा निकलती है पैरों में से, तो ये कैसे मिजाज पता? जी, जो हाथ पैरों में जलन वाली बात हो रही थी, अगर सफरावी मिजाज का इंसान है तो शरबत नीलोफर और माजून दबिदुल बर्द बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। शरबत नीलोफर और माजून दबिदुल बर्द, अगर सफारी मिजाज के इंसान के अंदर हरारत की इस तरह की अलामत होती हैं तो। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मरीज होते हैं जिनके अंदर, जैसे मैंने डायबिटीज वालों की बात करी, तो ये जिन जो डायबिटीज वाले होते हैं उनकी जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो मुतासिर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें वहां पर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि वहां पर हम शरबत या माजून का इस्तेमाल तो उनको नहीं कर सकते, उनको हम फिर आशा बत्तियां हैं उनका इस्तेमाल कराते हैं। लेकिन ज्यादातर ऐसे केस जो हाथ पैरों में गर्मी या जलन का एहसास करवाते हैं, शरबत नील, और आमतौर से ये कंप्लेंट 25 से 30 साल की एज, 25 से 40 साल की एज वाले ग्रुप में अगर है तो शरबत नीलोफर और माजून दबियतुल बर्द बहुत अच्छा काम करती है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। कभी कभी ऐसे लोगों के अंदर पैरों में जलन के साथ साथ एड़ी में दर्द भी होता है। अगर आप मरीज आके सुबह खुद ही बोलती है, अक्सर लेडीज फीमेल होती हैं, सुबह में जैसे ही हम पैर जमीन पर रखते हैं तो बहुत तेज दर्द होता है, तो ये भी उसी की अलामत है। वहां पर हम उसकी एक फॉर्मेंटेशन करवाते हैं। फॉर्मेंटेशन का मतलब ये कि आप उसकी एड़ी को 5 मिनट ठंडे पानी में, 5 मिनट हल्के गुनगुने पानी में रखवाइए, तो उससे सर्कुलेशन, कभी हम ठंडे में डालते हैं फिर उसको गर्म में डालते हैं, इस तकनीक से हार और रतब, ठंडे वाली तकनीक से मरीज की जो दर्द होता है वो आहिस्ता आहिस्ता 2-4-5 दिन में ठीक हो जाता है। तो जलन वाले केसेस में हम इसका इस्तेमाल करा सकते हैं, शरबत नीलोफर का और माजून दबियतुल बर्द का। देखिए, अगर हाथ में और पैरों में हरारत निकल रही है तो ये भी इस बात की दलील है कि लिवर के अंदर हरारत है। तो लिवर के अंदर जब भी हरारत होगी तो जिस्म के पूरी ओवरऑल हाथ पैरों में जलन का एहसास होता है। तो उस अब हम उसको दूसरे तौर पर भी जोड़ सकते हैं कि साहब वो विटामिन की कोई डेफिशिएंसी होती है, विटामिन B1 B12 की डेफिशिएंसी हो रही है, तो अगर वो भी डेफिशिएंसी है तो वो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे लिवर का कहीं ना कहीं फेलियर है। क्योंकि इतने फ्रूट, इतने सब्जियां, इतनी सारी चीजें तो हम फिर भी खाते ही हैं, रोटी भी खाते हैं, अगर उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा तो भी हमारा GIT का या लिवर के जो फंक्शन है उसी का फेलियर है। इसलिए हम अगर माजून दबियतुल बर्द का इस्तेमाल करवाते हैं तो उससे लिवर और हमारे GIT का जो हरारत वाला मिजाज है वो नॉर्मल पे आता है, और उससे एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा, और जो हरारत बढ़ी है वो शरबत नीलोफर से बहुत अच्छी तेजी से ठीक हो जाती है। सर एक जी बात, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर एक बात कही गई थी कि भाई फैट का डिपोजिशन होगा तो उससे मिजाज, जब फैट का डिपोजिशन होगा उससे पहले मिजाज बारिद में तब्दील हो चुका होगा, या जब फैट का डिपोजिशन बॉडी के अंदर हो जाएगा तब उसके बाद होगा सर? नहीं 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 नहीं, देखिए, दोनों चीजें एक साथ भी चलती हैं, अलग अलग भी। पहला जो है, ये तो वो वाली बात हो गई कि पहले मुर्गी आई दुनिया में कि पहले अंडा आया। जी तो उसी मिसाल को सामने रखते हुए हम इस पर ऐसे गौर करें पहले कि जब इंसान पैदा होता है, और ये जो ओबेसिटी वाला सीन है ना, मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ आपको।
तो ये जो ओबेसिटी वाला सीन है, ये हमारा बचपन में ही जो लोग बलगमी मिजाज के होते हैं उनके अंदर गुरूदत जिस्म के अंदर ऑटोमेटिक पाई जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो बचपन में बच्चे मोटे होते हैं वो आगे तक फिर बड़े होने तक मोटे ही रहते हैं, वो मतलब बुढ़ापे तक मोटे रहते हैं। लेकिन जैसे आप या हम थोड़े से पतले दुबले लोग हैं, हम अभी तक तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन 40 42 45 के बाद में जाके हम भी आहिस्ता आहिस्ता मोटे होने लगते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग में हमारा वेट बहुत कम था, लेकिन जैसे जैसे हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ और हम आहिस्ता 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 बॉडी के अंदर फैट बढ़ता चला गया। तो ये जो सीन है, जो शुरू में ठीक था वेट, उसके बाद में बढ़ा, तो इसका मतलब पहले यहाँ पर जिस्म के अंदर गुरूदत पैदा हुई, उसके बाद में जिस्म के अंदर चर्बी जमना शुरू हुई है। अगर लिवर के अंदर हरारत मौजूद रहे, हमारे जिस्म की हरारत हम उसको मेंटेन करके रखें, तो जिस्म में चर्बी जमने का कोई मतलब है ही नहीं। अक्सर जिस्म के अंदर रतूबत जो चर्बी है तभी जमती है जब जिस्म के अंदर गुरुदत होगी। तो कुल मिला के हम इसका एक नतीजा ये निकाल सकते हैं कि पहले जिस्म के अंदर गुरुदत होगी, उसके बाद में जिस्म में चर्बी पैदा होगी। शुक्रिया सर। जी जी, वेलकम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, ये है कि जब आपने इनमें क्वेश्चन किया था कि पैर में जलन होती है, अगर जी पेशेंट बलगमी हो तो उसको भी हम शरबत नीलोफर माजुन दबिदल वाले दे नहीं नहीं सकते हैं? नहीं। अगर वो बलगमी हो तो वहाँ शरबत नीलोफर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि बलगमी से तो और ज्यादा वो बढ़ेगा। अगर वो बलगमी होगा तो फिर वो उसकी जो उसका जो सबब है, वो वहाँ पर जो आसाब हैं उनकी हरारत होगी, हरकत होगी। तो वहाँ पर हम मुकव्वे आसाब जैसे हब्बे असगंध है, वहाँ पर हम असगन का इस्तेमाल करवा सकते हैं। हब्बे असगन का इस्तेमाल बहुत अच्छा वहाँ पर कारआमद होता है, क्योंकि उन बलगमी लोगों के अंदर लिवर के अंदर अगर हरारत के अलामात आपको मिल रही हैं तो वहाँ पर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर बलगमी मिजाज का इंसान है तो वहाँ दबीदुल वर्द की जगह हम जवारिस जालिनूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मुकव्वे जिगर होती है। लेकिन जहाँ पर हरारत का ताल्लुक है, जहाँ लग रहा है कि हाँ बहुत ज्यादा जलन का एहसास हो रहा है, तो वहां पर हम लोकल एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम सर्द और खुश्क दवाओं का लेप बना के लगा सकते हैं। जैसे हम अपने यहाँ पे, हमारे यहाँ क्या नाम है, सफूफ हाबिस आता है, कई बार हम उसका इस्तेमाल हाबिस के तौर पर, ठंडा है वो, जिसके अंदर माजू और गुलनार है। माजू और गुलनार का पाउडर इसमें गायनी के अंदर भी इस्तेमाल होता है, वो कई जगह इस्तेमाल होता है। तो कई बार ऐसे मरीज आते हैं कि हाथ पैरों में जलन होती है, तो हम उसको अर्के मकों में मिलवा के साहब आप इसको लगा लीजिए, उससे भी बहुत सारे लोगों की जलन कम हो जाती है। इसी तरह से अगर उसी पाउडर को हम अर्के गुलाब में मिला के लगवा देते हैं तो भी उसके अंदर जलन कम हो जाती है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा वहां पर अपनी मंतिक लगा के एहसास करना होगा कि हाँ यहाँ पे क्या चीज सामने आ रही है। ये हर जगह वो नहीं चलेगा कि अगर मालूम दबीदुल वर्द हमने सफरावी वालों में दिया तो बलगमी वालों में भी वो काम कर देगा। बलगमी वालों में क्योंकि बरूदत पहले से ही ज्यादा है, वेट भी उनका अक्सर ज्यादा होता है, तो उसको सामने रखते हुए हम ज्यादातर या तो शरबत दीनार का इस्तेमाल करते हैं, या जवारिस जालिनूस का, या फिर माजून फलासफा का। माजून फलासफा का भी उसके अंदर बहुत अच्छा रोल होता है, माजून फलासफा भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो थोड़ा सा असल कंडीशन को देख के सामने तब समझ में आएगा हम क्या कर सकते हैं। जी असल में सर ये है, प्रॉब्लम हो जाती है जब असेसमेंट ऑफ मिजाज हम करते हैं पेशेंट को उनके कैरेक्टर्स देख के। लेकिन कभी कभी हमें ये देखना पड़ता है कि मतलब देखने में आया है कि डिबल टेम्परामेंट, यानी कि कभी ये होता है कि अगर म्यादे में मतलब गर्मी है हाँ तो जी, बॉडी मैदे में गए। जी मतलब आर्थराइटिस है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो अगर हम गर्म दवाई दे देंगे तो स्टमक में म्यादे में जलन होती है। तो बॉडी जो होते हैं, जब हम असेसमेंट ऑफ मिजाज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट बलगमी है तो जी। अब हमें गर्म दवाई देनी है, तो लेकिन हम्म उनमें ये है कि म्यादे में जलन होती है। उस टाइम वो अगर हम मेडिसिन दे देंगे मतलब गर्म दवाई, लेकिन उस टाइम उनको क्या होता है कि म्यादे में गर्मी की वजह से उनको प्रॉब्लम हो जाती है म्यादे में। हम्म। तो उस टाइम हम क्या करेंगे जब डिवल मतलब टेम्परामेंट होगा?
जी जी जी, देखिए ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। वहाँ अतिब्बा जो है ना बहुत ही एहतियात से काम लेते हैं कि अगर इंसान मरीज का मिजाज अलग है और मैदे के अंदर जो दवाइयाँ हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उसके मिजाज के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हम अब उस मरीज का मिजाज ना देखते हुए पहले हम जिस जगह दवा जा रही है उसका मिजाज को देखेंगे। मिसाल के तौर पर आपने अगर जैसे अभी बात करी मैदे की, अगर मैदे में कोई किसी इंसान को बहुत हाइपर एसिडिटी हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा हरारत के अंदर है, वो बहुत ज्यादा गर्मी मैदे के अंदर पाई जा रही है, और उस हरारत की वजह से और उस मरीज का मिजाज है वो बलगमी है, लेकिन उसके अंदर हरारत पाई जा रही है। तो ये मिजाज में जो हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि अगर उसका मैदे का मिजाज है या जिस उज़ू के अंदर भी बीमारी है, उस उज़ू को हम पता होना चाहिए हमें कि इसका मिजाज नॉर्मल क्या है। अब उसका मिजाज नॉर्मली हार है, भले ही वो बलगमी इंसान बलगमी है, लेकिन उसके मैदे का मिजाज तो हार ही रहेगा। भले ही वो इंसान बलगमी है लेकिन उसके जिगर का मिजाज तो गर्म ही रहेगा। भले ही वो इंसान बलगमी है लेकिन दिल तो उसका गर्म ही रहेगा। तो उसका जो मैदा है अगर वो अभी गर्म है और उसके अंदर और ज्यादा गर्मी, मतलब वो तहरीक पहुंच गई है, किसी भी वजह से वो हाइपर एसिडिटी में पहुंच गया, तब हम वहां पर बारिद दवा ही इस्तेमाल करेंगे। तो उसके अंदर अगर हरारत हो रही है तो अब हम वहां पर आमले का मुरक्कबात का इस्तेमाल कर सकते हैं और असलसूस के मुरक्कबात का इस्तेमाल कर सकते हैं। असलसूस और आंवला ये दोनों चीजें जो हाइपर एसिडिटी या मैदे के जो अमराज होते हैं इस तरह के कि जहाँ पर बहुत ज्यादा हरारत पाई जा रही हो, वहां पर हम गर्म तर दवाओं का तरी से भी हम किसी आग को बुझा सकते हैं। आग अगर कहीं लगी या तो हम वहां पर तरी डालें, हम पानी डालें, उससे भी बुझा सकते हैं, और उस सर्दी से भी उसको बुझा सकते हैं, ठंडक पहुंचा के भी बुझा सकते हैं पानी से भी। तो इस तरह से जहां जहां पर इस तरह की कशमकश हर जगह होती है, जैसे बुखारों में पैदा होती है, अगर कहीं बुखार हो गया, इंसान बहुत ज्यादा हरारत के अंदर है, बुखार पैदा हो रहा है, हम बुखार में क्या करें, तो वहां पर जैसे अतिब्बा ने नुस्खा खलल शिकम का इस्तेमाल किया कि वो ना तो अभी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, ना अभी बहुत ज्यादा फायदा करेगा, थोड़ा बीच बीच में आहिस्ता आहिस्ता जब तबीयत की हम हेल्प करेंगे, तबीयत खुद ब खुद उन तमाम चीजों पर गालिब आ जाती है। हम अगर अपनी तरफ से कुछ भी करना चाहें तो नहीं कर सकते, बल्कि हमें तबीयत की थोड़ी हेल्प करनी है, तबीयत वहां पर क्या चाह रही है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम दवाओं का इंतखाब करेंगे तो आसानी रहेगी हमें तबीयत को मदद पहुंचाने में। हालांकि तबीयत ऑटोमेटिक हीलिंग खुद ही करती है, हमारा कोई बहुत ज्यादा रोल उसके अंदर नहीं होता। अगर मैदे के अंदर हरारत पहुंच गई है तो हमें सिर्फ ये इतनी मदद करनी है तबीयत की कि वहां पर थोड़ी सी हम बुरूदत पैदा करते हैं, तो तबीयत ऑटोमेटिक उन तमाम चीजों को हल कर लेती है। तो इस तरह की कशमकश बहुत जगहों पर आती है कि कहीं पर मिजाज गर्म हो रहा है इंसान का, तो मैदे का मिजाज कहीं ऐसा हो रहा है, तो वहां पर हम उन दोनों चीजों को सामने रखते हुए, अगर इंसान का मिजाज हम अभी एक तरफ रखें, लेकिन पहले उज़ू के मिजाज पर, जिस उज़ू का हम इलाज कर रहे हैं उस उज़ू का मिजाज, क्या वो हरारत की तरफ गया या बरूदत की तरफ गया, भले ही उस इंसान का मिजाज सफरावी बलगामी कुछ भी है अभी, लेकिन हम जिस उज़ू का मिजाज कर रहे हैं हम वहां कंसंट्रेट करेंगे और उस उज़ू के अकॉर्डिंग हम उसका इलाज करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। जी जी। सर अभी मैंने आपसे जो पूछा था मतलब हरारत जिन पेशेंट को रहती है सर, उनमें आपने नीलोफर और माजून दबिदुल वर्द बताया, लेकिन सर पेशेंट को कसरत एहतिलाम का भी तकलीफ और कॉन्स्टिपेशन भी बहुत रहता है सर, तो इस केस में नहीं, बहुत अगर कसरत एहतलाम होगा तो दवा दबीजुल वर्द से भी कम, वो और कम हो जाएगा। अगर कसरत एहतलाम है तो शरबत नीलोफर और भी ज्यादा फायदा करेगा उसको, क्योंकि कसरत एहतलाम जो है वो हरारत की वजह से होता है, और उन हरारत को दूर करने के लिए ये दोनों काम करेगा, उसकी जलन भी कम कर देगा और ऑटोमेटिक उसके एहतलाम भी खुद ब खुद कम हो जाएंगे। ये तो दोनों जगह काम करेगा। ठीक है। सर कॉन्स्टिपेशन रेक्टिफाई होगा इससे, कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिपेशन माजून दबीजुल वर्द से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन अगर बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा है, देखिए कॉन्स्टिपेशन भी हमारे जिगर की ब्रूदत की या हमारे जीआईटी की ब्रूदत की वजह से होता है, ये भी एक ब्रूदत की अलामत है। कई बार अगर जीआईटी में बहुत ज्यादा यबूसत पैदा हो रही है, बहुत ज्यादा मतलब या ऊपर से सफरा का इंसिबाब नहीं हो रहा है, सफरा नहीं गिर रहा है, तो जब हम लिवर की इस्लाह करते हैं तो सफरा नीचे गिरता है। दूसरी बात ये कि इन लोगों का जितने भी आपने ये 2-3 नाम लिए ना, इनमें डाइटरी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है।
ऐसे लोग जिनको कब्ज भी रहता है, एहतलाम वाली भी शिकायत आप बता रही हैं, और साथ साथ उनको जलन भी हो रही है, तो यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप ऐसे लोगों की लहसुन और प्याज, ये दो आइटम ऐसे हैं जो उनकी डाइट से आप स्किप कर दीजिए। तो जैसे ही आप करेंगे तो ऐसे ऐसे लोग जिनको इनके खाने से बहुत ज्यादा तहरीक में आ जाते हैं, देखिए लहसुन दर्जा चहारुम की दवा है, हम वैसे भले ही उसको ग़िज़ा में इस्तेमाल करते हो, लेकिन लहसुन क्या है, दर्जा चहारुम का है। आप किताब खोल के देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा दर्जा चहारुम की चीजें, और अब इतना ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है गोश्त में और बहुत सारे आइटम्स में। बहुत सारे लोग तो प्याज डायरेक्ट ऐसे ही खा जाते हैं, इस्तेमाल प्याज का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि वो सलाद में प्याज खाई जाती है, हालांकि वो इतना ज्यादा नुकसान करती है बहुत सारे लोगों को, खासतौर से सफरावी लोगों को जिनके जिस्म के अंदर हरारत बढ़ी हुई है। तो वहां पर ये दो चीजें मरीज की बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और उनको स्पेसिफिकली इनके बारे में हिदायत करने की जरूरत है। आपने खाने में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बात आपने बताई। तो मैं एक चीज और अभी बताता चलूं कि हमारा अभी जो भोपाल के अंदर अभी जो कोविड का दौर चला था, इस दौर के अंदर लोगों ने बहुत ज्यादा दालचीनी, हल्दी, इन तमाम चीजों के जोशाने, जैसे जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलता रहा कि साहब प्याज से मतलब कोरोना भाग जाएगा, दालचीनी से कोरोना भाग जाएगा, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया। कोई लहसुन खा रहा है, कोई प्याज खा रहा है, इतनी बुरी तरह से ये चीजें खाई गई। जब मरीज ओपीडी में आए तो उनकी कंप्लेंट एक की तो ये थी कि डॉक्टर साहब मुझे पिछले 2 दिन से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग पर रेक्टम, मतलब उसको बवासीर की शिकायत हो गई थी। मैंने इससे पहले कभी हुई, कहने लगा नहीं कभी भी नहीं हुई। मैंने कहा तो ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने सबसे पहले उनसे ये कहा कि आप खाने में अपना लहसुन और प्याज कम खाइए। तो बस मेरा ये कहना था कि उनका फौरन कहा कि डॉक्टर साहब मैं तो 2 प्याज तो मैं रोज खाता हूँ, और एक पत्ती जो है 3-4 जवे लहसुन के रोज खाता हूँ, क्योंकि कोरोना का चल रहा था उस दौर में, हमने बहुत ज्यादा ये लहसुन और प्याज ये खाई हैं। तो ये एक छोटी सी मिसाल मैंने आपको दी है, लेकिन ये खाने के अंदर इस टाइप की चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, इनसे जिस्म के अंदर हरारत भी बढ़ेगी। जब हरारत बढ़ेगी तो हाथ पैरों में जलन का भी एहसास होगा, और जो एहतलाम वाली बात थी वो भी सामने आएगी। तो इसलिए उन तमाम चीजों को जहन में रखते हुए हम इसकी डाइटरी स्किप जो मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे किसी भी खाने, किसी भी दवा के साथ में। क्योंकि आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो भी दवा हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बिल कैफियत असर कर रही है, और जो ग़िज़ा हम खिला रहे हैं उसके अंदर भी एक कैफियत मौजूद है। अगर हमने किसी को हब्बे अजराकी, किसी बलगमी मर्ज के लिए हमने एक एक हब्बे अजराकी उसको सुबह शाम दी, और हमने उसको ये नहीं कहा कि वे आपको खटाई से या दही से या चावलों से परहेज करना है, लेकिन उसने अगले ही वक्त में जाके आधा किलो बिरयानी उस पर दही डाल के, नींबू डाल के ये सब चीजें खा ली, तो ये आधा किलो बिरयानी की कैफियत ज्यादा बड़ी होगी, या आपको हब्बे अजराकी आपने एक टैबलेट दी उसकी कैफियत ज्यादा बड़ी होगी। तो इसलिए डाइट का बहुत अहम रोल होगा। आपकी दवा जितना काम करेगी उससे तकरीबन 50% काम समझ लीजिए आपकी डाइट कर देगी। तो ऐसे लोग जो इस तरह की कंप्लेंट करते हैं उनके लिए दबियतुल वर्द बहुत अच्छा काम करती है, साथ साथ शरबत नीलोफर जो हमने इसके लिए बताया वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। डाइट को थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर दीजिए और इसका ऑटोमेटिक ट्रीटमेंट बिल्कुल इसी लाइन पर आप इसी उसूल इलाज पर इलाज कर सकते हैं उसका। सर जी सर एक और सवाल सर। सर कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको यूरिन मतलब ब्लैडर वॉइड नहीं कर पाता कंप्लीटली यूरिन, और बार बार यूरिनेशन आता है, तो सर जी ये ब्रूदत की तरफ है या क्या है, मतलब कैसे हम ट्रीट करें इसको? बहुत ज्यादा मिक्चुरेशन होता है और ब्लैडर पूरा एम्प्टी नहीं हो पाता सर। नहीं, ये डिपेंड करेगा एज कितनी है मरीज की। अगर एज उसकी ज्यादा है 40, 35 सर। जी पेशेंट की कितना, एज 35 और उसको हाइपोथायरॉयडिज्म भी है सर। हाँ हाँ हाँ, तो ये अभी ब्रूदत में पहुंच गया। अगर आपने हाइपोथायरॉयडिज्म का नाम लिया है, आवाज जी जी यस जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी। तो इस चीज पे बात कर रही थी, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया। आपका सवाल क्या था? सर यूरिन वॉइड मतलब ब्लैडर वॉइड नहीं करता है और बार बार यूरिनेशन हाँ आता हाँ, है, यूरिन, नॉइज़ बहुत होता है और हाइपोथायरॉयडिज्म है पेशेंट को सर। जी 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 बिल्कुल।
जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ब्रोदत की ही अलामत है, जिस्म के अंदर जब ब्रोदत पैदा होती है तो ये अलामत पैदा हो जाती हैं। तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म का अगर आपने नाम लिया है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म भी रिवर्सिबल हो जाता है पूरी तरह से, कि हम अगर जिस तरह से जिस्म के अंदर ब्रोदत एंटर हुई है हम उसी तरह से उसको रिवर्स कर दें, तो हाइपोथायरॉयडिज्म को भी हम रिवर्स कर सकते हैं, ओबेसिटी को रिवर्स कर सकते हैं, इवन ये जो डायबिटीज है उसकी दवाइयों को भी हम रिवर्स कर सकते हैं। बहुत हद तक तो दवाइयाँ उसकी बंद हो जाती हैं। तो ये तरीका है कि आप किस तरह से उसको आप रिवर्स कर सकते हैं। थायराइड की दवाइयां तो बहुत लोगों की छूट गई हैं, छुड़वा भी दी हैं। तो इसका इसी उसूल इलाज पे इलाज करते हुए, तो यहाँ पर आप फिलहाल ये ध्यान में रखें कि इसके अंदर जिस्म के अंदर बुरूदत है, तो यहाँ पर हम हब्बे अजराकी और रोगन खुश्क का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। मैं एक छोटा सा केस आपसे डिस्कस करता हूँ। अभी एक मतलब 1 महीने पहले का ही एक केस है। एक पेशेंट ऐसे ही था जिसको यूरिन जब वो करता था तो थोड़ा थोड़ा आता था, बहुत देर तक उसको बैठा रहना पड़ता था। थोड़ा सा पेशाब आ गया, फिर वहीं बैठा रहेगा वो, या बाथरूम में थोड़ा सा वॉक करेगा, फिर आ गया, फिर कर लिया, फिर थोड़ा सा वॉक करेगा, फिर थोड़ा सा आ गया। पूरे मतलब एम्स में बहुत सारी जगहों पर उसने ट्रीटमेंट लिया, और बहुत सारे सब जगह से ट्रीटमेंट करवा के वो इतनी बड़ी फाइल के आया। तो मैं बहुत परेशान हुआ, मैं भी मन किया इतना सारा सब कुछ करके आया है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। फिर भी मैंने उसकी पूरी तरह से हिस्ट्री ली, उसको समझने की कोशिश करी। फिर मैं एंड में इस नतीजे पे पहुंचा कि इसके अंदर आसाब जो है उसके मसाने के वो कमजोर है, और मसाना जो है थोड़ा सा लूज हो रहा है। वैसे देखने में भी वो थोड़ा सा मतलब बलगमी मिजाज का ही था। तो कंप्लेंट भी उसकी उसी जैसी आ रही थी। तो मैंने गौर करके फिर मैंने ये किया कि उसको एक माजून फिलासफा और हब्बे अजराकी और रोगन कुश्त की हमने उसके ब्लैडर वाले एरिया पे मसाज कराया, और हब्बे अजराक की एक गोली सुबह शाम दी, और ये रोगन माजून फलासफा सुबह शाम किया। तो मतलब वो तीसरे दिन उसका फोन आया कि डॉक्टर साहब अभी तक जितनी भी मैं 3 साल से 4 इतनी जगह घूम रहा था, लेकिन एक बार भी आज तक अभी इतना पेशाब एक बारी में कभी भी नहीं आया इन 3 सालों के अंदर। पहली बार ऐसा हुआ कि बहुत तेजी से एक ही बार में सारा पेशाब निकल गया। तो जहां पर हमारा मसाना वो कमजोर हो जाए, उसकी जो मस्कुलर टोन है वो कमजोर हो जाए, तो उसकी टोन को बढ़ाने के लिए हम मसाज करवा सकते हैं, मुकव्वी आसाब दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर बेजराकी और माजून फलासफा का बहुत ही अच्छा रोल है। ऐसे लोग जिनको पेशाब बाद में कतरे कतरे करके आता है, तो वहां पर कुर्स कुश्ता जमर्रुद हम एक एक टैबलेट उसमें ऐड कर सकते हैं। तो पेशाब वाली प्रॉब्लम्स काफी हद तक इससे ठीक हो जाती हैं। तो मुकव्वे आसाब अदविया का आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगी, और लोकल मकामी तौर पर हम मसाज कराएंगे तो काफी इफेक्टिव है। उससे आप इनको इस्तेमाल करवा के देखिए। सर शुक्रिया सर। रोगन का नाम क्या बताया? रोगने कुश्त, कुश्त शीरी होता है ना, कुश्त, रोगने कुश्त। हमदर्द का हर किसी का मिल जाता है, वो रोगन कुश्त के नाम से आता है। और सर कुछ कुछ चलिए का आप जमरुद कितना देना है, बीड़ी में देना है सर? एक टैबलेट सुबह शाम, जवारी वो माजून फलासफा के साथ में। चलिए वक्त अच्छा खासा हो गया है तकरीबन। वैसे ये डॉक्टर साहब का मशवरा अच्छा रहा कि हमने 10 से लेके 11 बजे का जो टाइम रखा है वो मेरे लिए भी फिजिबल हो गया, और आपके लिए भी। भले ही हम जितने भी लोग जुड़े हुए हों यहाँ, बहुत ज्यादा भीड़ लगाना मकसद नहीं है। आपस में जितना भी आपका भी किसी का कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो जो शेयर करना चाहते हो, आप भी आपस में भी कर सकते हैं, हमें भी बता सकते हैं, ताकि आपस में जो भी आपके एक्सपीरियंस हो वो भी शेयर हो जाए, तो वो भी अच्छा रहेगा। सेशन को यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम 10 बजे ही नेक्स्ट क्लास लेंगे, नेक्स्ट उसमें सेशन में। या तो उम्मीद है कि सैटरडे का दिन रख लेते हैं, रात में सैटरडे 10 से 11 मुनासिब रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का। थैंक यू इंशाल्लाह सर। फिर मुलाकात। इसकी रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा उसमें निकलवा के, और जो लोग रह गए हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम।